गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट या आपेक्षकीय डॉपलर प्रभाव। आपेक्षकीय का यहाँ पर क्या मतलब है, यानी तरंग का जो स्रोत है उसमें और प्रेक्षक में जो सापेक्ष वेग है वो प्रकाश के वेग के समकक्ष हो, यानी प्रकाश के वेग की तुलना में उसको छोड़ा ना जा सके। अनापेक्षकीय वेग तो वो होते हैं जब कण का वेग जो है वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो, तो ये अनापेक्षकीय वेग होते हैं। और ये वाला डॉपलर प्रभाव अनापेक्षकीय या नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज के लिए ये आपने 11th-12th में किया होगा, जो कि ध्वनि तरंगों के लिए था डॉपलर प्रभाव। तो उसमें जो ध्वनि तरंगों का वेग होता है वो प्रकाश के वेग से काफी कम होता है, तो वो अनापेक्षकीय डॉपलर प्रभाव था। अब हम देख रहे हैं आपेक्षकीय डॉपलर प्रभाव, यानी जब तरंगों का वेग वो प्रकाश के वेग के समकक्ष हो, यानी तरंग का जो स्रोत है और जो प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, उनके बीच में जो सापेक्ष वेग है वो v प्रकाश के वेग के तुलना में उसको छोड़ा ना जा सके, मतलब नगण्य ना माना जा सके, तो ये कहलाता है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट या आपेक्षकीय डॉपलर प्रभाव। अब इसमें हम देखते हैं, मान लो हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं, S व S डैश। ये यहां पर दिखाए गए हैं S, ये S है सॉलिड लाइन वाला, और ये मान लो ब्रोकन लाइंस वाला है S डैश। ये इनकी तीन एक्सेस है, एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो हम देखते हैं कि शुरू में यानी इनिशियल प्रारंभ में, यानी t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 पर S व S डैश के जो सभी अक्ष हैं वो परस्पर संपाती हैं। ये मूल बिंदु हैं दोनों के, O और O डैश, ये भी परस्पर संपाती है। तो ये स्थिति हो गई t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 पर। अब मान लो S डैश जो है वो S के सापेक्ष प्लस x दिशा में एक नियत वेग v से गति करता है, ठीक है। और ये इसमें चित्र में प्रेक्षक दिखा रखा है P, इसके निर्देशांक S तंत्र में तो क्या है, x, y, z और t समय है, यानी S तंत्र में मेजर किया गया या नोट किया गया समय t है, और S डैश तंत्र में जो समय मेजर किया गया है वो उसको डिनोट किया जा रहा है t डैश से, ठीक है। और स्पेशल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x डैश, y डैश और z डैश। अब तरंग का स्रोत मान लो मूल बिंदु पर रखा है, ठीक, और ये तरंग का स्रोत S डैश के साथ ही मूव करता है। ये तरंग का स्रोत किसके साथ मूव करता है, ये देखो यहां दिखा रखा है कि जब ये नियत वेग v से प्लस x दिशा में गतिशील है तो शुरू में तो O डैश संपाती थे, लेकिन कुछ समय बाद ये O जो है, ये O डैश थोड़ा सा डिस्प्लेस होके इधर आ गया, और जो तरंग स्रोत है वो भी इसके साथ ही गति कर रहा है, यानी तरंग के स्रोत में और S डैश में कोई भी सापेक्ष वेग नहीं है, क्योंकि तरंग का स्रोत S डैश में ही रखा है। लेकिन O के सापेक्ष तरंग स्रोत का जो वेग है वो क्या है, v है, यानी
एस डैश के प्रेक्षक द्वारा तरंग की जो आवृत्ति प्रेक्षित की जाएगी वो रियल आवृत्ति होगी। वो कैसी आवृत्ति होगी? सही आवृत्ति, रियल आवृत्ति होगी। लेकिन क्योंकि एस के प्रेक्षक के सापेक्ष या एस तंत्र के सापेक्ष तरंग स्रोत जो है वो गतिशील है, इसलिए इसके द्वारा जो आवृत्ति नोट की जाएगी या देखी जाएगी वो कैसी होगी? वो आभासी आवृत्ति होगी। ठीक है, तो हम देखना चाहेंगे कि रियल आवृत्ति और आभासी आवृत्ति इनमें क्या रिलेशन आता है, और वो जो रिलेशन है वो ही आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव कहलाता है। दोनों में अंतर आता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि प्रारंभ में t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 पर निर्देश तंत्र s डैश तथा निर्देश तंत्र s के मूल बिंदु o डैश और o संपाती हैं। तंत्र s डैश s के सापेक्ष प्लस x के अनुदिश नियत वेग v से गति शुरू कर देता है। माना निर्देश तंत्र s के मूल बिंदु से एक समतल तरंग उत्पन्न होती है। ये तरंग का जो स्रोत है ये एक प्लेन वेव जो है वो उत्पन्न करता है तथा प्रेक्षक P पर ये तरंग कब पहुंचती है? t समय पर। ठीक है, और यही तरंग जो है s डैश में किस समय पहुंचती है? t डैश समय पर। यानी इसमें s तंत्र में P पर पहुंचने का जो समय है वो t नोट किया जाता है और s डैश में क्या टाइम नोट किया जाता है? t डैश टाइम नोट किया जाता है। ये r जो है ये P का बिंदु P का या प्रेक्षक का स्थिति सदिश है s तंत्र में, और r डैश है s डैश तंत्र में। ये स्थिति सदिश r o x अक्ष से s तंत्र में थीटा कोण बनाता है और s डैश तंत्र में o x डैश अक्ष से क्या बनाता है? थीटा डैश कोण बनाता है। तो ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब माना दोनों तंत्रों s व s डैश में प्रेक्षक P के निर्देशांक, ये आपको मैं बता चुका, x y z t और x डैश y डैश z डैश और t डैश हैं, तथा ये भी मैंने आपको बता दिया x अक्ष से थीटा कोण व x डैश अक्ष से थीटा डैश कोण ये बनाती है समतल तरंग। अब हमें पता है कि समतल तरंग का समीकरण इस तरह से दिया जाता है। तो S तंत्र में हो जाएगा साई इज इक्वल टू a जो कि कांस्टेंट है e रेज टू द पावर i k डॉट r माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जहां पर ओमेगा आपको पता है कोणीय आवृत्ति क्या होती है? 2 पाई इंटू एफ, जहां f जो है वो तरंग की आवृत्ति है। ठीक, जो कि S तंत्र में देखी जा रही है, और k जो है ये तरंग का संचरण नियतांक कहलाता है, और दिस इज गिवन बाय ओमेगा अपॉन c या 2 पाई बाई लैम्डा, और r प्रेक्षक P का स्थिति सदिश है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब k डॉट r ये क्या होगा? k x cos थीटा प्लस k y साइन थीटा। ये एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, तो एक्स और वाई प्लेन का ही इसमें ये दिखाया गया है। तो k डॉट r के एक्स कॉस थीटा, ठीक है ना, और देखो ये x का इस पे प्रोजेक्शन डालेंगे तो क्या आएगा? x कॉस थीटा, r पे जब डालेंगे क्योंकि थीटा इधर है तो x कॉस थीटा, और इसका प्रोजेक्शन y का r पे क्या आएगा? y साइन थीटा। ठीक है, तो के एक्स कॉस थीटा प्लस के वाई साइन थीटा, के हमने बाहर ले लिया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, के होता है ओमेगा अपॉन सी, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा अंदर आ गया, ओमेगा का मान रख दिया 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई एफ, और ये सी एज इट इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब ये k डॉट आर, ये k डॉट आर जो हमने निकाला है, ये मान हम कहाँ रख देते हैं? इस इक्वेशन
1 में रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साई इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर आई 2 पाई एफ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बाई सी माइनस टी। ये हमने केवल मान रख दिया है। अब इसी तरह से एस डैश तंत्र में जो समतल तरंग का समीकरण आएगा वो हम ये ले लेते हैं, साई की जगह क्या हो गया, साई डैश हो गया, नियतांक ए की जगह ए डैश ले लिया, फ्रीक्वेंसी जो उसमें देखी जा रही है तरंग की वो ले लिया हमने एफ डैश, तो 2 पाई एफ डैश, और एक्स की जगह क्या हो गया, एक्स डैश, थीटा की जगह क्या हो गया, थीटा डैश, तो एक्स डैश कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश बाय सी माइनस टाइम टी, जो पहले ये टी की जगह अब क्या हो गया, टी डैश, क्योंकि एस डैश तंत्र में जो समय नोट किया जा रहा है वो क्या है, टी डैश। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमें ये पता है कि जो समतल तरंगों का कला कोण है ना, कला कोण कौन सा है, ये कला कोण है, ये देखो ये कला कोण है। तो ये कला कोण फेज एंगल जो है ये सभी इनर्शियल फ्रेम्स में जड़त्वीय तंत्रों में निश्चल रहता है, यानी ये बदलता नहीं है, समान रहता है। तो इन दोनों कला कोणों को अपन इक्वेट कर देंगे। तो एफ बाहर है ही है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बाई सी माइनस टी बराबर एफ डैश एक्स डैश कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश बाई सी माइनस टी डैश, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब लॉरेंज के व्युत्क्रम रूपांतरण हमें पता है, x बराबर होता है गामा एक्स डैश प्लस बीटा सी टी डैश, y बराबर वाई डैश और t बराबर गामा टी डैश प्लस बीटा बाई सी एक्स डैश, जहां बीटा v बाई सी होता है और गामा आपको पता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इन समीकरणों का उपयोग अपन इधर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह ये रख देंगे और y की जगह ये रख देंगे y डैश, और t की जगह, इस t की जगह हम ये रख देंगे। तो ये रखने के बाद अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगी, राइट तो एज इट इज है ही। अब इन दोनों इक्वेशंस में पहले हम क्या करेंगे, x डैश के गुणांकों की तुलना करेंगे दोनों तरफ। तो देखो इस तरफ तो x डैश के क्या गुणांक हैं, f गामा बाई सी कॉस थीटा, देखो यही लिखा है f गामा बाई सी कॉस थीटा, और एक है x डैश का, ये यहां पे x डैश है ना, तो f गामा माइनस का है, माइनस f गामा बीटा बाई सी, तो माइनस f गामा बीटा बाई सी। राइट हैंड साइड में देखेंगे x डैश का तो क्या है, f डैश कॉस थीटा डैश बाई सी, यही लिख दिया हमने, f डैश कॉस थीटा डैश बाई सी। सी तीनों यहाँ कट जाएंगे, तो f गामा कॉस थीटा माइनस बीटा, f गामा कॉमन आ गया, इज इक्वल टू f डैश कॉस थीटा डैश। इसी तरह से हम y डैश और t डैश के गुणांकों की दोनों तरफ तुलना कर देंगे। ये देखो y डैश है ना, और t डैश दोनों तरफ है, y डैश और t डैश, तो दोनों तरफ हम कोफिशिएंट्स इनके इक्वेट कर देंगे। तो y डैश के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो आएगा f साइन थीटा बाई सी इज इक्वल टू f डैश साइन थीटा डैश बाई सी, सी कैंसिल हो जाएंगे, f साइन थीटा इज इक्वल टू f डैश साइन थीटा डैश, ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से t डैश के गुणांकों की तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास f गामा बीटा सी कॉस थीटा बाई सी माइनस f गामा इज इक्वल टू माइनस f डैश। देखो राइट हैंड साइड में तो t डैश का गुणांक केवल ये है, तो माइनस f डैश, ठीक। तो ये हमने रख दिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, c से c कैंसिल हो गया, तो ये आ गया f गामा बीटा कॉस थीटा, f गामा दोनों में कॉमन आ गया, अंदर आ गया बीटा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस f डैश।
अब हम क्या करें, इक्वेशन 8 को 7 से भाग देते हैं। तो इक्वेशन 8 को 7 से जब हम भाग देते हैं तो ये आ जाएगा tan थीटा डैश इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन गामा कॉस थीटा माइनस बीटा। इसी तरह समीकरण 9 से, समीकरण 9, ये देखो इक्वेशन 9 है। इक्वेशन 9 में ये माइनस जो है हम इस तरफ ले जाएं तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ गामा तो बाहर है ही है, ये उल्टा हो जाएगा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। तो देखो यही लिखा है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। ठीक है, इससे आ गया एफ इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। तो ये जो रिलेशन है ये एस तंत्र जिसके सापेक्ष प्रकाश स्रोत गतिशील है, ठीक है ना, तो उसमें मापी गई आवृत्ति है, ये आभासी आवृत्ति है। और एफ डैश जो है ये वास्तविक आवृत्ति है, क्योंकि प्रकाश स्रोत या समतल तरंग का जो स्रोत है वो एस डैश तंत्र में रखा हुआ है, यानी उसमें और प्रेक्षक में कोई सापेक्ष गति नहीं है। तो ये वास्तविक आवृत्ति है, ये आभासी आवृत्ति है। तो आभासी आवृत्ति हम देखते हैं वो किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, यानी प्रेक्षक और तरंग का जो मूवमेंट है वो किस एंगल पर है, इस पे ये डिपेंड करती है कि आवृत्ति, आभासी आवृत्ति जो है उसका मान क्या होगा। ये जो समीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, यही आपेक्षकीय डॉपलर प्रभाव का समीकरण कहलाता है, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, और ये आपेक्षकीय डॉपलर प्रभाव को व्यक्त करता है। तो आई होप आपको आपेक्षकीय डॉपलर प्रभाव समझ में आ गया होगा। और ये भी हम आपको बता दें कि ये आपको बता ही दिया है वैसे तो, कि उपरोक्त समीकरण जो है इसमें एफ डैश ये तरंग की उचित आवृत्ति या वास्तविक आवृत्ति है और एफ आभासी आवृत्ति है जो कि स्थिर तंत्र एक्स में प्रेक्षित है। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।